हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर था उसमें आप लोगों ने जो है देखा था किसके बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी एंड रेट कांस्टेंट के बारे में उस लेक्चर में पढ़ा था। अब उसके बाद जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था तब जो डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन होंगी उनकी कैसे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को लिखेंगे उसको आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे इस लेक्चर में जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में कि जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को लिखते हैं। देन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है पहले उसको समझते हैं। सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कोई रिएक्टेंट है A और इससे जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है P। ठीक है, हमने बेसिक एग्जांपल लिया हुआ है। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है A एंड इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है P। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो इसका रेट होगा, रेट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन ये किस समय की बात हो रही है, आफ्टर टाइम टी पे कितना कंसंट्रेशन होगा ए का, उसकी बात हो रही है। ठीक है, सपोज किया हमने कि इनिशियली टाइम क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा और उस पे ए मोल जो है हमने लिया हुआ है ए के और प्रोडक्ट इनिशियली क्या रहा होगा, जीरो। आफ्टर टाइम टी हमने सपोज किया, आफ्टर टाइम टी जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया एक्स मोल। ठीक है, हमने क्या सपोज किया कि एक्स मोल हमारे पास प्रोडक्ट, अभी हमें को अमाउंट नहीं पता है कितना अमाउंट बना, तो हमने सपोज कर लिया एक्स मोल हमारे पास बन गया। अब एक्स मोल जब प्रोडक्ट बन गया तो हमारे पास रिएक्टेंट कितना बचेगा, रिएक्टेंट हो जाएगा ए माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कैसे रिएक्टेंट को लिखेंगे। जो इनिशियल अमाउंट है रिएक्टेंट का उससे जो है जितना प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी पे बना है उसको माइनस कर देना है, वही अमाउंट हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट का अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है हमारा, ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, ए माइनस एक्स। अब वहाँ पे अब बात करते हैं कि जो आर है, आर क्या होता है, आर होता है रेट। और रेट किसका रेट, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका रेट। यानी कि हम यहाँ पे बेसिक किस तरीके से ड्राइव करेंगे, ठीक है, बेसिक किस तरीके से इक्वेशन को ड्राइव करेंगे उसको जो है सीखेंगे। उसके बाद फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के टर्म में जो है आफ्टर टाइम टी और कब आफ्टर टाइम टी और आफ्टर टाइम जीरो पे क्या कंसंट्रेशन रहे होंगे उस तरीके से भी इसको जो है करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि dx बाई डी टी, रेट हमारा क्या है dx बाई डी टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे हमने वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब a की जो वैल्यू है वो क्या है a माइनस एक्स और इसकी पावर क्या है जीरो। अब ये बात सबको पता होगी कि किसी भी चीज़ की अगर पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है। तो a माइनस एक्स की पावर अगर जीरो है तो ये किसके इक्वल है, वन के। देन क्या हो जाएगा यहाँ से dx बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा k। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि जो हमने यहाँ पे रेट लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब इसको जो है समझो कि अगर क्यों ये पॉजिटिव साइन आया, कहाँ से आया, जबकि हमें क्या लिखना चाहिए था, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किसका, ए का, तभी तो हम यहाँ पर ए माइनस एक्स लिख रहे हैं। तो इसको थोड़ा समझो कि कैसे वहाँ पे dx बाई डी टी ही आया। तो हमें जो रेट लिखना था वो रेट हमें लिखना था रेट ऑफ, अगर डिकम्पोजिशन के टर्म में लिखते तो हो जाता माइनस क्या हो जाता, डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, डी ए अपॉन डी टी एंड देन ए माइनस एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें क्या हो जाएगा, डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी। इसको और ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ पे देखना कि प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, अभी ये क्या है हमारा, कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट यहाँ पे लिया गया है रिएक्टेंट का, और जब किसी चीज़ का सर्टेन अमाउंट लिया गया है यानी कि वो वैल्यू में क्या है, नोन है, वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और कांस्टेंट वैल्यू का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है जीरो। तो बचा क्या हमारे पास,
प्लस डी एक्स बाई डी टी। क्या बचा यहाँ पे? प्लस डी एक्स बाई डी टी, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस डी एक्स बाई डी टी को लिख दिया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि प्लस डी एक्स बाई डी टी क्यों लिखा। देन इसको बोलेंगे हम लोग, ये क्या है हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट लॉ भी इसको बोलते हैं। ये क्या हो गया? डिफरेंशियल रेट लॉ या फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। देन फिर ये पॉइंट अगर समझ में आया होगा, थोड़ा सा इसको जो है पॉइंट को रेज कर लेते हैं एंड यहीं पे जो है आपको दिखाते हैं कैसे जो है इंटीग्रेट करके यहाँ से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को निकालेंगे। ओके, पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखना, अब जो डिफरेंशियल रेट लॉ निकल के आ गया है, यहाँ से क्या करेंगे, dx को इस साइड में कर लिया, इधर हो गया k एंड dt को हमने सेकेंड साइड में भेज दिया, यहाँ पे dt को सेकेंड साइड में हमने भेज दिया। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन कर देना है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट की जो dx है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 to x मूव कर रही है, 0 to x मूव कर रही है एंड टाइम जो है वो 0 to t मूव कर रहा है। अब इंटीग्रेट अगर करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 0 to x हो गया लिमिट एंड k t 0 to t। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 तो हो गया x एंड ये हो गया kt। यही हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, अभी इसी को एक टर्म में लिख सकते हैं कि ये टर्म बन जाए हमारा जो x है, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट के टर्म में। अगर इसको रिएक्टेंट के टर्म में लिखना होगा तो वहां पे क्या करना होगा, हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को पुट कर देना होगा। ठीक है, ये बेसिक कैसे लिखेंगे इसको आपको समझ में आया होगा। अब इसको रिएक्टेंट के टर्म में कैसे लिखते हैं उसको जो है यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपको जीरो ऑर्डर के लिए जो है ये हो गया डिफरेंशियल रेट लॉ एंड ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके, ये पॉइंट समझ में आया। देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे आते हैं कि एक चीज़ और, यहाँ से आपको इक्वेशन से पता चल गया कि हमने जो रेट इक्वेशन लिखी थी वहाँ पे क्या लिखा था, रेट क्या था हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन A की पावर 0, यानी किसी की पावर 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जो है इंडिपेंडेंट है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, देन जो है सपोज कि R जो हमारा रिएक्टेंट है और इससे जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और R का जो कंसंट्रेशन है वो सपोज किया हमने यहाँ पे क्या है CR। ओके, देन अगर रेट हमें लिखना होगा तो रेट क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C एंड R। R यहाँ पे R की पावर C की पावर N, N का मतलब क्या है, यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है किस ऑर्डर की रिएक्शन है। जैसे ये हमारी जो है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो यहाँ पे n की वैल्यू को हमें क्या करना है, जीरो। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, k को इंट्रोड्यूस कर दिया, k को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। इसके बारे में जो है प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि रेट कांस्टेंट होता क्या है और उसकी यूनिट भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड एंड nth ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए। ओके, अब ये रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देन क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू जीरो हो गई है तो अभी जो रेट होगा वो डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट के। ओके, तो यहाँ से एक चीज हमें समझ में आया कि जो रेट हो जाएगा अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या लिया था CR, और रिएक्टेंट का जब भी कंसंट्रेशन लिखते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन लिखने के लिए हम निगेटिव साइन यूज करते हैं, वहीं पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखना होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है उसको समझना। जो निगेटिव साइन यहाँ पे है ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट हमारा डिकम्पोज कर रहा है, यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन को ये शो कर रहा है। वहीं पे अगर ये होता पॉजिटिव साइन और वहाँ पे प्रोडक्ट के टर्म में लिखा होता तो वहाँ पे होता पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन का मतलब होता वो इंडिकेट करता रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। देन ये हमारा dCr/dt ये इक्वल टू हो जाएगा k के,
देन हमें क्या करना है कि डी सी आर इक्वल टू के डी टी, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट के टर्म में है। देन हमें क्या करना है, यही होगी, ये तो हमारा हो गया डिफरेंशियल रेट लॉ। इसके बाद हमें क्या करना है, अबव इक्वेशन जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट कर लेना। जैसे इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट क्या है कि इनिशियली जो कंसंट्रेशन था वो C0 था एंड फाइनल जो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t है वो हो गया हमारा Ct इक्वल टू टाइम क्या था 0 to t। जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दे दी गई आपको कि C0 क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, Ct क्या है आफ्टर टाइम t पे जो कंसंट्रेशन रहा होगा, या फिर उसी को बोल दिया हमने कि वो क्या है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, देन यहाँ पे जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा डी सी आर का जो है सी आर हो गया एंड लिमिट लग जाएगी C0 to Ct एंड दूसरी तरफ जैसा इंटीग्रेट करेंगे तो k आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा एंड t जो है वो उसकी लिमिट हो जाएगी 0 to t। ओके, तो फाइनली जो इक्वेशन लिखेंगे हो जाएगा Ct माइनस C0, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ पे C0 पॉजिटिव हो जाएगा एंड Ct जो है वो निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा KT। ओके, तो C0 माइनस Ct इक्वल टू KT, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट के टर्म में। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई रिएक्टेंट के टर्म में, ये इक्वेशन हमारी है रिएक्टेंट के टर्म में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट का टर्म। अब यहां से अगर k की वैल्यू आपसे पूछता तो k की वैल्यू क्या हो जाती, C0 माइनस Ct और t को नीचे भेजते C0 माइनस Ct अपॉन t, तो ये हो जाता है हमारा जो है k की वैल्यू। ओके, यही जो है हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के टर्म में जो हम लोग लिखते हैं। प्रोडक्ट के टर्म में हमने आपको जो है पहले बेसिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो हमने लिख के दिखा दिया। देन अब इसके जो है हमें जो है ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो जब किसी भी ऑर्डर का ग्राफ बनाना है तो उस ऑर्डर की जो हमें जो है वैल्यूज हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ग्राफ हमें जो है ड्रा करना है वो Ct वर्सेस t का अगर ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से क्या किया है Ct को इधर भेज दिया है, Kt को उधर भेज, तो माइनस Kt एंड C0। तो अगर कंपेयर करें कुछ इस टाइप से इक्वेशन लग रही होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की इक्वेशन। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की इक्वेशन। अब ग्राफ ड्रा करने से पहले कुछ बेसिक जो आपको हेल्प करेंगे ग्राफ ड्रा करने में, उन बेसिक्स को, मैथमेटिक्स के बेसिक हैं जनरली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को बहुत जो है अच्छे से आपको समझना है। अगर वो पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको ग्राफ बस इक्वेशन देख के आप बता देंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर में किस चीज़ का ग्राफ है, सेकंड ऑर्डर में किस चीज़ का ग्राफ है, जीरो ऑर्डर में किस चीज़ का ग्राफ है। ओके, तो बेसिक कुछ हम ग्राफ के बारे में जो है डिस्कस करते हैं कि ग्राफ अगर हमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, ठीक है, y इज इक्वल टू mx, इसका ग्राफ अगर आपको ड्रा करना है तो यहाँ पे करना क्या होगा, आपको ग्राफ आपको जो ड्रा करने को मिलेगा वो मिलेगा y वर्सेस x का ग्राफ, y वर्सेस x का ग्राफ। जब ये ऐसा दिया होगा इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस c की वैल्यू क्या है, 0 है, c की वैल्यू 0 है, यानी इंटरसेप्ट 0 है। इंटरसेप्ट जब 0 होता है तो जो भी स्ट्रेट लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करेगी ओरिजिन से। ओके, स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से, यानी पॉइंट को हमने यहाँ पे कट कर दिया कि ओरिजिन से ही ये इक्वेशन जाएगी, y इज इक्वल टू mx टाइप की इक्वेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको स्लोप को देखना है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तब क्या होता है एंड निगेटिव है तब क्या होता है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू mx प्लस c की कुछ इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई आपकी y इज इक्वल टू mx। अगर यहाँ से आपको स्लोप निकालना होगा तो क्या करेंगे, दो पॉइंट्स लेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये ले लिया, सेकंड पॉइंट ये ले लिया, दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे आएगी ये जो वैल्यू होगी वो वहाँ से स्लोप की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपने पढ़ा होगा जो स्लोप निकालते हैं मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, वहाँ पे कैसे निकालते हैं, जो स्लोप की वैल्यू होती है ये होती है y2 माइनस
y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं, या फिर अगर आपको एंगल पता है तो एंगल पता होता है तो लिखते हैं m इक्वल्स टू tan थीटा, तो इससे भी आपको स्लोप जो है निकल आता है, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में स्लोप निकालने के लिए पूछेंगे तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या फिर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट, जब आपकी स्ट्रेट लाइन होगी y इक्वल्स टू mx, देन ओरिजिन से पास होगी इक्वेशन। एंड सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप की इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप की इक्वेशन है, तब हमें क्या करना है, इसको जो समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्लोप भी दिया हुआ है और इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। स्लोप और इंटरसेप्ट जब दोनों दिए होते हैं तो इसके केस में क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको देखना है कि स्लोप हमारा जो c की वैल्यू है, जो हमारा इंटरसेप्ट है, ये हो गया इंटरसेप्ट एंड स्लोप हो गया m, ठीक है। दोनों की वैल्यूज को देखो कि जो हमारा इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे बनाते भी चलते हैं साथ में ग्राफ को, अगर जो है आपका स्लोप जो है, सॉरी इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे कहीं पे पॉजिटिव डायरेक्शन में कट होगा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कट होगा। अगर इंटरसेप्ट निगेटिव है तो ये फिर निगेटिव डायरेक्शन में कहीं पे कट होगा। देन बात करते हैं स्लोप की। स्लोप भी आपका पॉजिटिव हो सकता है एंड निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो जब भी स्लोप पॉजिटिव होगा तो आपकी इक्वेशन जो होगी उसमें जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस टाइप से जो है लाइन जाएगी। लेकिन वहीं पे जो है अगर आपका स्लोप जो है निगेटिव है तो आपकी जो लाइन जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अगर आपका स्लोप जो है पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपका बनाया है तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये कब है, जब आपका स्लोप जो है पॉजिटिव है। वहीं पे अगर जो है आपका, ये तो हो गया इंटरसेप्ट की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये आपकी इंटरसेप्ट की वैल्यू है और इंटरसेप्ट भी क्या है आपका पॉजिटिव, और वहीं पे आपका स्लोप निगेटिव है, ठीक है, स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इस तरीके से जो है ग्राफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्लोप जो है वो निगेटिव, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे जो है स्लोप और इंटरसेप्ट से स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग ग्राफ को ड्रा करेंगे, ओके। अब इसी कॉन्सेप्ट को जो है अप्लाई करते हैं, आते हैं जो है अपने इक्वेशन पे। यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिली है वो हो गया सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, ओके। तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ ड्रा करना होगा वो ग्राफ एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना होगा, और ठीक है, ये क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और इसी से जो है हमें कंपेयर करना है अपनी इक्वेशन से। अगर अपनी इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर करें, जो हमारा y है वो सी टी टाइप लग रहा है और m की वैल्यू जो है वो माइनस के की तरीके से बिहेव करेगी, जो माइनस के है वो इक्वल टू है m के, एंड c जो है वो c नॉट यानी इनिशियल जो कंसंट्रेशन रहा होगा उसके बराबर है, ओके। अब यहाँ से अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो कुछ ग्राफ किस तरीके से आएगा उसको देखते हैं। कि हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई है वो इक्वेशन थी सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, और हमें जो ग्राफ ड्रा करना है, फर्स्ट ग्राफ जो है वो ड्रा करना है सी टी वर्सेस टी का ग्राफ, सी टी वर्सेस टी का ग्राफ, यानी कि कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी वर्सेस टाइम का ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस आफ्टर टाइम टी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें ड्रा करना है, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी इंटरसेप्ट जो है हमारा वो क्या है सी नॉट, और इंटरसेप्ट क्या है, जब c इक्वल टू क्या है सी नॉट है और ये क्या है हमारा पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब हमने क्या बताया है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं पर कट करेगा। सपोज किया हमने कि यहाँ पे ये कट कर रहा है। सेकंड क्या है, स्लोप को देखना है, स्लोप जो इक्वल है वो माइनस के, जो हमारा स्लोप है
वो माइनस के है, और ये क्या है, निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू का मैंने मतलब बताया कि जो स्लोप ड्रा होगा वो इस तरीके से ड्रा होगा, ठीक है, शॉर्टकट से जो है इस तरीके से ड्रा होगा। तो ये जो है आपका इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा आपका जो है CT वर्सेस T का। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपने यहाँ से इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया है तो कोई भी ग्राफ आएगा केमिकल काइनेटिक्स का आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके आगे जो एक्सपोनेंशियल के ग्राफ होंगे, ठीक है, जहाँ पे एक्सपोनेंट आएगा वो एक्सपोनेंशियल के ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, लॉगरिथम के ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, उन सबको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे ऐसे ही पॉइंट्स के जरिए, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है कि जो ग्राफ हमारा बना होगा वो ग्राफ जो है CT वर्सेस T का जो ग्राफ ड्रा करना है वो कुछ इस तरीके से ड्रा होगा जो हमने अभी ड्रॉ करके देखा, ओके। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे स्लोप निकाली जाएगी, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से यहाँ पे जो है इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाली जाएगी और उसकी वैल्यू किसके इक्वल थी। जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था वो हमारा इंटरसेप्ट के बराबर था, और जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी वो माइनस साइन के साथ उस स्लोप के इक्वल था, ओके। देन जो है वैल्यूज पता चल गई आपको। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है कि अब कुछ क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल, इनमें से किसको जो है ट्रायल एंड एरर मेथड के तरीके से जानते हैं। फर्स्ट आपका इंटीग्रेटेड मेथड, आइसोलेटेड मेथड, इनिशियल रेट मेथड एंड हाफ लाइफ मेथड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड मेथड, ठीक है। इंटीग्रेटेड मेथड से ही हम लोग जो है हिट एंड ट्रायल करते हैं, या ट्रायल एंड एरर जो है उसको बोलते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड भी होता है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी हम लोगों ने देखा था तो वहाँ पे क्या किया था हमने कि आपका रिएक्टेंट था और उससे जो है प्रोडक्ट बन रहा था। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन लिया था वो कंसंट्रेशन लिया था Cr, और जब रेट लिखते हैं रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ किसका कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, Cr, और ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसकी पावर हो जाएगी 0। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाएंगे तो ये क्या है हमारा चेंज, अब किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, रिएक्टेंट, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, Cr अपॉन Tt इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो K हो जाएगा, और इसकी पावर में 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये क्या हो गया, माइनस dCr अपॉन dt इक्वल टू K। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माइनस dCr अपॉन dt इक्वल टू K। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको ऐसे जो है बॉक्स बना के नोट कर लेना आप लोग कि कैसे जो है रेट लिखते हैं और जो कंसंट्रेशन होता है। ऐसे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है, यहाँ से हमेशा याद रखना कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। अब ये कंसंट्रेशन किसका कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की पावर n। n का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे ऑर्डर। अब जो ऑर्डर आपको बोलेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और जो कंसंट्रेशन होगा उसको जो है लिख देना है। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है, ओके। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग इसको जो है नोट कर लेना। और जो भी जो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में इतने सारे फार्मूले हो जाते हैं, इतने सारे ग्राफ हो जाते हैं, तो आपको करना क्या है कि सारे फार्मूलों को एंड सारे ग्राफ को, ठीक है, एक A4 साइज का पेपर लीजिए, सारे फार्मूले उस पर लिखते जाइए और ग्राफ जो है शॉर्टकट तरीके से छोटे छोटे ग्राफ जो है बना लीजिए। तो उससे जो है आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ग्राफ्स जो है वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का कुछ ग्राफ होगा, वहाँ पे बताएगा ऐसे कि CT वर्सेस T का ग्राफ ड्रा करते हैं तो स्ट्रेट लाइन किस में आता है। CT वर्सेस T का हमने अभी ग्राफ ड्रा किया है, स्ट्रेट लाइन आया है, किस में आया है, जीरो ऑर्डर में आया है, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनेंगे आपसे, उन क्वेश्चंस को भी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ n इन द जनरल रेट लॉ इज। तो वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी,
हो जाएगी 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसने मेंशन कर दिया है तो n की वैल्यू 0। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फॉल, यानी कि यहाँ से बताना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा। ओके, तो अभी जस्ट आपने देखा जो हमारी इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या निकल के आई थी, इक्वेशन निकल के आई थी C0 माइनस CT इक्वल्स टू KT। अब K के टर्म में लिखना है तो हो जाएगा C0 माइनस CT अपॉन T। ओके, तो ये भी आपको जो है याद रख लेना है अगर आपको डेरिवेशन जो है, क्योंकि आप याद फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहाँ पे फॉर्मूले जो है ड्राइव कर करके जो है बैठें। ठीक है, ड्राइव कर लेते हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए और कैसे कैसे किया है वो स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइए। ओके, समझ में आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर फॉर्मूला आपको याद है तो जो क्वेश्चन आपको 1 मिनट लग रहा है, पहले डेरिवेशन कर रहे हैं उसके बाद फार्मूला निकल के आ रहा है, तब आप कर रहे हैं क्वेश्चन, फॉर्मूला याद है, जस्ट जैसे ही फॉर्मूला याद है उसमें जस्ट वैल्यू रखिए, आपका क्वेश्चन जो है डायरेक्ट। अब यहाँ पे फॉर्मूला अगर याद होता तो डायरेक्ट आप लोग बता देते कि ये वाली क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following term is used to represent the concentration of reactant remaining after time t। after time t पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अभी बताया था उसको रिप्रेजेंट करते हैं Ct से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Ct से। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ग्राफ से आपका आ गया कि द प्लॉट बिटवीन Ct वर्सेस T इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑब्टेन। स्लोप जो थी वो किसके इक्वल थी, तो अभी जस्ट आप लोगों ने देखा था कि इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, Ct इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस C नॉट। तो यहाँ से स्लोप की जो वैल्यू निकल के आ रही है क्या हो जा रहा है, माइनस के। ये भी फॉर्मूला ही है, उसी को रीअरेंज किया गया है फॉर्मूले को, तो यहाँ से स्लोप जो है आपका वो माइनस के इक्वल है। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन अब हम लोग जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब पढ़ने जा रहे हैं तो जैसे हमने जो है जीरो ऑर्डर के लिए बेसिक आपको कैसे जो है करना है वो बताया है, उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे बेसिक करेंगे उसको जो है पहले सीख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है कैसे हम लोग करेंगे। सपोज रिएक्टेंट है और उससे जो है प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन CR ले लिया है कि C और R रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। रेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। n रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे ऑर्डर को, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। और ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो n की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 1 रखनी है। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा k इक्वल टू CR। ओके, अब यहाँ पे हमें जो है रेट जो लिखना है k इक्वल टू CR, तो अब हमें रिएक्टेंट के टर्म में लिखना है तो लिख दिया हमने माइनस dCr अपॉन dt इक्वल टू KCR इक्वल टू KCR। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो हमारा C वाला टर्म है वो DC साइड में ले लेते हैं और dt को इधर भेज देते हैं सेकंड साइड में, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ से दिखाना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा तो वहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म को एक तरफ ले लेंगे और टाइम वाला जो है दूसरी साइड में, तभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको समझ में आ रही होगी, ये जो आपको रेट निकल के आया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ से रेट हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखना ये इक्वल टू हो गया है KCR। CR का मतलब क्या है, CR यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
तो ये क्या हो रहा है, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर केस में रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। वहीं पे जब जीरो ऑर्डर आपने देखा था तो जीरो ऑर्डर में क्या था कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था उस पर डिपेंड नहीं करता था। ओके, अब इस इक्वेशन को जो है इंटीग्रेट करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन आई थी वहां पे हमने क्या किया, सी आर टर्म एक तरफ ले लिया और डी टी जो है दूसरी तरफ। एक फॉर्मूला है, इसको जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx x अपॉन डी एक्स, ठीक है, या फिर 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log x। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो ये हो जाएगा सी आर और माइनस साइन को दूसरी साइड में भेज देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे जो k की वैल्यू है k यहाँ पे हो जाएगा k और प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, साथ में i जो है जोड़ दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन जो है अब हमें यहाँ से i की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ क्या करेंगे कि सपोज इनिशियली जो है टाइम क्या रहा होगा 0 और जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन रहा होगा एट टाइम 0 पे वो सपोज कर लिया C0 रहा होगा। इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो CR है वो C0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे कि हो गया ln C0 इक्वल्स टू K एंड टाइम जो है वो 0 हो गया प्लस I। तो यहाँ से जो I की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी ln C0। इसको जो है इक्वेशन 1 मिला के जो है पुट कर देंगे। जैसे ही इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये बन जाएगी ln CR इक्वल्स टू माइनस KT प्लस ln C0। अब C0 को जो है सेकेंड साइड में भेज देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि या फिर CR को इधर भेज लेते हैं और KT को इधर, तो हो जाएगा KT इक्वल्स टू ln C0 माइनस ln CR। तो यहाँ से बनेगा KT इक्वल्स टू ln C0 अपॉन CR। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे देखना कि अगर लॉग जो है m बाई n है, इसका मतलब क्या होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था log m माइनस log n, उसको हमने log m बाई n में कन्वर्ट कर लिया। तो यही हमारा क्या हो गया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये इतना समझ में आया होगा। इसको जो है देखना कि क्या क्या किया है। C0 क्या हमारा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर वहाँ पे इक्वेशन 1 में ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे ही इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से I की वैल्यू ln C0 निकल के आ गई। इस I की वैल्यू को जो इक्वेशन 2 में जो है I है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है तो हो जाएगा CR अपॉन C0 इक्वल्स टू माइनस KT, या फिर माइनस साइन को जैसे ही रिप्लेस करेंगे सेकंड साइड में जाएगा तो C0 अपॉन C0 हो जाएगा और T को जो है नीचे भेज दिया। तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटिंग रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड जो है कुछ पॉइंट हैं कि अगर जो है जो हमारी वैल्यू आई है, वैल्यू क्या आई थी, उसको जो फॉर्मूला आया था वो आया था 1 अपॉन टी ln C0 अपॉन CR। अब इस इक्वेशन को अगर हमें, ये क्या है नेचुरल लॉग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है नेचुरल लॉग। ठीक है, जब भी नेचुरल लॉग को हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना होता है, नेचुरल लॉग इक्वल्स टू होता है 2.303 लॉग बेस 10। अब नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, बेस ई होता है। ठीक है, उसको हम लोग ln से लिख देते हैं और बेस 10 को LOG यानी कि लॉग से लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है 2.303 से मल्टीप्लाई कर लिया है तो k इक्वल्स टू हो गया है 2.303 अपॉन टी लॉग C0 अपॉन CR। इसी क्वेश्चन में 2.303 से मल्टीप्लाई किया तो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही हमारी फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है।
ओके, तो ये सारा पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो है ग्राफ को ड्रा करते हैं। ओके, कि जो ग्राफ होगा उस ग्राफ को निकालते हैं कि यहाँ पे log CR है वर्सेस T का जो हमें ग्राफ अगर ड्रा करना हो। ठीक है, तो पहले तो इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं कि यहाँ पे स्लोप क्या होगा और साथ साथ में जो है जैसे यहाँ पे इक्वेशन को लिख लेते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारी है, क्या हो जाएगी इक्वेशन, इसको जो है लिख लेते हैं यहाँ पे CR, ये जो इक्वेशन है ln CR इक्वल टू माइनस KT ln C नॉट। ठीक है, इस इक्वेशन को वहाँ पे लिख लेते हैं और फटाफट इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो बोर्ड पे आ जाते हैं, डायरेक्ट ऐड किया पेंट जैसे ही ऐड किया तो हो गया हमारा ln CT इक्वल टू माइनस KT प्लस यहाँ पे ln C नॉट। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें हम लोग तो क्या मिलेगा हमें कि अगर हमें ग्राफ ड्रा करना हो ln CT वर्सेस T का ग्राफ, CT वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, यह हमें ग्राफ ड्रा करना है। इसको कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहाँ से देखेंगे कि y हमारा क्या है ln CT और m की वैल्यू जो स्लोप है, स्लोप क्या है वो है माइनस के, एंड इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई हमारी ln C नॉट। यहाँ पे देखेंगे कि स्लोप क्या है हमारा नेगेटिव है, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो अभी जस्ट आपको हमने बताया है कि किस तरीके से ग्राफ को ड्रा करते हैं, कि जैसे ही ये हमारा ln हो गया CT एंड ये हो गया वर्सेस T, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव है, जैसे इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो कुछ अप साइड में कट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और डाउनवर्ड साइड में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ एज सिमिलर टू जीरो ऑर्डर। पर जीरो ऑर्डर में हमने किसकी वर्सेस ड्रॉ किया था, CT वर्सेस T के वर्सेस, और यहाँ पे क्या है ln CT वर्सेस T का ग्राफ है। तो अगर ln CT वर्सेस T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे तो आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, CT वर्सेस T का ग्राफ बोलेंगे तो वो आपका हो जाएगा सिंपल सा, इसको बोलेंगे कौन सा ऑर्डर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। देन आते हैं जो है स्लाइड्स पे, कि यहाँ पे जो CT वर्सेस T का ग्राफ जो ड्रा कर रहे हैं कुछ उस तरीके से जो है हमें डाउनवर्ड साइड में मिल रहा है। ओके, और स्लोप इसकी क्या है माइनस के, इंटरसेप्ट क्या है ln C नॉट। ओके, सेकेंड ग्राफ है ln C नॉट अपॉन R वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ग्राफ, वो भी जो है देख लेते हैं। तो इसके लिए जो इक्वेशन निकल के आई थी उस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी, KT इक्वल टू ln C नॉट अपॉन CR। तो ये क्या था हमारा, ऐसे कंपेयर करें तो ये हो गया हमारा mx और ये हो गया y। तो यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास करेगा, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, यानी कि अप साइड में कुछ ग्राफ हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कुछ जो है ओरिजिन से पास होते हुए और अप साइड में बढ़ता जा रहा है। जो हमने बेसिक पॉइंट आपको बताए थे उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और ग्राफ आपको ड्रा कर लेना है। ओके, इसी तरीके से जैसे फर्स्ट ऑर्डर का हमने जो है निकाला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसी तरीके से सिमिलर सेकंड ऑर्डर का भी निकलता है। तो जो सेकंड ऑर्डर का निकलता है उसका जो होता है 1/CT इक्वल टू KT प्लस 1/C नॉट। ये इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ सेकंड ऑर्डर के लिए जो है निकल के आता है। इसको भी हम लोग किसी लेक्चर में कंडक्ट करके देख लेंगे किस तरीके से जो है डेरिवेशन करते हैं। ओके, तो इस पे जो है बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखना K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log CR वर्सेस T, तो ये आपका गलत हो गया। जो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो अप साइड में होता है, जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम T होता है वो डाउन साइड में होता है। तो यहाँ से फर्स्ट वाला भी आपका जो है गलत हो गया, एंड सेकंड में
कहीं पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन की बात नहीं की गई है, तो ये भी गलत हो गया। एंड फोर्थ वन में फर्दर जो है आपका सी आर को अप साइड में ले लिया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपका यहीं पे चैप्टर को एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एडुवर्ड।